नमस्कार। हम जोन रोल्स की चर्चा कर रहे थे। आज जैसे जैसे सत्ता का स्वरूप बदलता है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि परीक्षा में आने वाले विचारक भी बदलते जाते हैं। तो सत्ता का जैसे स्वरूप बदलता है, भर्ती करने वाली एजेंसीज के जो पदधारी होते हैं वो भी बदल जाते हैं। वो सत्ता के अकॉर्डिंग और उसी आइडियोलॉजी के आ जाते हैं, और फिर वो वैसे ही लोगों को पेपर सेटर बनाते हैं, और वो पेपर सेटर उसी आइडियोलॉजी के कुछ थिंकर्स क्या हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आप 2010 के आसपास और उससे पहले देखेंगे कि मार्क्स के ऊपर 2 से कितने क्वेश्चन आया करते थे, कार्ल मार्क्स पे 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब वो क्या हो गया है, गायब हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये विचार नहीं, गायब नहीं होता, ये ना वैसे ही आ रहा है। हर बार इसका एक क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, या तो न्याय के संदर्भ में आ जाते हैं या फिर थिंकर्स के संदर्भ में। जोन रूल्स के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हर हालात में आते हैं और प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। इतना महत्वपूर्ण विचारक है। तो आप देखेंगे अब प्लेटो और अरस्तु है, इनके ऊपर तो अजीब से क्वेश्चन आने लग गए। प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स और कौटिल्य और जोन रोल्स, ये 4-5 ऐसे विचारक हैं जिन पे हर हालात में क्वेश्चन आते हैं। खैर, ऐसी महत्वपूर्ण विचार की जब हम कल चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते वक्त हमने कि आपको करना कुछ नहीं है, न्याय के नियम बनाने हैं ताकि एक आइडियल सोसाइटी बनाई जा सके, एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। हमारा मूल मंतव्य है एक ऐसी सोसाइटी बनाना, आइडियल सोसाइटी बनाना, एक आदर्श समाज का निर्माण करना। इस आदर्श समाज की नींव में क्या होगा, न्याय होगा। प्लेटो भी तो कहता है न्याय होगा तभी एक आइडियल सोसाइटी बनेगी, और रोल्स भी कहता है कि आइडियल सोसाइटी तभी बनेगी जब क्या होगा, न्याय होगा। इस न्याय की स्थापना के लिए दर्शन का सहारा लेता है प्लेटो, और नैतिकता का सहारा लेता है, और तर्क का सहारा लेता है जोन रोल्स, और विवेकशीलता का सहारा लेता है जोन रोल्स। तो प्लेटो फिलोसॉफी का सहारा ले रहा है कि तुम्हारी अंतरात्मा में ज्ञान आएगा, सद्गुण आएगा, व्यापकता आएगी, तुम सब पढ़ लिख जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति राजा बन जाएगा, वो दार्शनिक शासक होगा। ये कह रहे नहीं, इसके लिए नैतिकता की जरूरत होती है, और काय की जरूरत होती है, विवेकशीलता की जरूरत होती है। विवेकशील वार्ताकार है, वो अपने आप काम कर लेंगे, एक अच्छे आइडियल सोसाइटी, न्यायी समाज का निर्माण कर लेंगे। तो आइडियल सोसाइटी की नींव में न्याय है। अब इस न्याय, अगर आपको न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो इसके संचालन के लिए कुछ क्या बनाने पड़ेंगे, नियम। तो न्याय नियम तो बनाने पड़ेंगे। जैसे अब आपको अगर प्लेटो का न्याय समाज बनाना है, आइडियल सोसाइटी बनानी, तो उसकी क्या है, कुछ नियम है कि वो कितने वर्गों में बंटा होगा, 3 वर्गों में बंटा होगा। प्रत्येक वर्ग अपना काम करेगा, दूसरे वर्गों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संपत्ति का नियम ये होगा कि संपत्ति के संबंध में साम्यवाद पाया जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में ये होगा कि उनको लंबी चौड़ी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। ऐसे करके वो काफी सारे नियम बताता है कि एक आइडियल सोसाइटी बनेगी कैसे। ऐसे ही नियम हमें जॉन रोल्स भी बताएगा। लेकिन जॉन रोल्स न्याय के नियमों का निर्धारण करने से पहले, क्योंकि आदर्श समाज की स्थापना नियमों से होती है, आपको भी अगर इस संस्थान में कोई सुधार करने पड़ेंगे तो कुछ क्या बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड करने पड़ते हैं। जीवन को भी आगे लेके जाना होता है, पीछे लेके जाना होता है, खुद के अपने अपने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स। तो हर चीज का निर्धारण होता कैसे है, नियमों से तो होता है। कोई चीज नियमों से चलती है, तो एक आदर्श समाज का निर्माण भी नियमों से होगा। अब चूंकि हमें नियमों का निर्माण करना है, तो उसके लिए फिर एक पूरी तर्क की एक सीरीज खड़ी की गई कि एक होगी मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, उसमें होगा वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा, उसके पीछे बैठे होंगे कुछ विवेकशील वार्ताकार। ये विवेकशील वार्ताकार करेंगे प्राथमिक वस्तुओं का वितरण, बंटवारा करेंगे, प्राथमिक वस्तुएं बांटेंगे ये, और
ये क्या होगी, बुनियादी संरचनाएं होगी ऐसे समाज में। और यहाँ क्या होगा, विमर्शी समत्व। क्या एक बार ही चर्चा करेंगे क्या, नहीं, बार बार चलती रहती है। विमर्शी समत्व होगा, संतुलन होगा, या विमर्शी संतुलन होगा, या सोच विचार कर स्थापित किया गया संतुलन, ये सब होगा। ज्यादा नहीं है, तक आ जाए। मूल स्थिति है, अज्ञान का पर्दा है सबके आंखों के दिमाग के अंदर, विवेकशील वार्ताकार है। आप ये बताएं, अज्ञान का पर्दा, विवेकशीलता, ये तो दो कंट्रोवर्सी बातें हो गई। विवेकशील तो शाना आदमी होता है, और अज्ञान का पर्दा तो उल्टा हो गया, वो कुछ नहीं जानता। वो कुछ जानता है, वो सिर्फ क्या जानता है, विवेकशील वो होता है जो सवित के बारे में, सवित के बारे में तो जानता ही है वो, बस वो उसमें इगोइज्म नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और वो दयालुता की भावना से भी प्रेरित है नहीं है। विवेकशील वो होता है जो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा के प्रयास करता है, दूसरे को क्या मिले उससे कोई मतलब, जैसे मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं हमने देखा कौन सी होती है। तो आज हम इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के लिए इन विवेकशील वार्ताकारों से क्या बनवाएंगे, नियम बनाएंगे। अब ये विवेकशील वार्ताकार जो मूल स्थिति में रह रहे हैं, जिनके मस्तिष्क में अज्ञान का पर्दा है, जो नहीं जानते कि हमारी विशिष्ट स्थितियां क्या है, हम किस जाति के हैं, धर्म के हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, अमीर है, गरीब है, ये ज्यादा नहीं जानते। इतना जानते हैं कि हमें फायदा होना चाहिए। अब ये मिल बैठ के और नियम बनाएंगे। तो अब हम जो महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं वो रोल्स द्वारा बनाए गए न्याय के नियमों की चर्चा करें। रोल्स कहता है कि ये विवेकशील वार्ताकार दो प्रकार के नियम बनाते हैं, यानी दो नियम बनाते हैं। आप इनको जगह जगह इनके लिए सिद्धांत पढ़ते होंगे, लेकिन सही शब्द इनके लिए क्या है, नियम है, प्रिंसिपल्स है, नियम है, थ्योरीज नहीं। पहला नियम है समान स्वतंत्रता का नियम। और ये कहता है ये ऐसी स्वतंत्रता जो दूसरे की स्वतंत्रताओं के साथ निभ पाए। इसका तात्पर्य ये है कि ये नहीं है कि कुछ लोगों को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए कि दूसरे की स्वतंत्रताओं में क्या हो जाए, बाधा खड़ी हो जाए, तो सबको ना समान स्वतंत्रता मिलेगी। अब ये जो हम कह रहे हैं ना कि समान स्वतंत्रता का नियम, हमने ये क्यों नहीं लिखा स्वतंत्रता का नियम? स्वतंत्रता का नियम की ये और ज्यादा स्पेसिफाई हो गया कि स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन सबको कैसी मिलेगी। अब इसकी चर्चा लोक से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं देखो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा खड़ी नहीं करेगा। वो वहीं तक स्वतंत्र है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। सेम की सेम बातें जेएस मिल कह रहा है, और ऐसी बातें कौन कह रहा है, जॉन रोल्स कह रहा है। तो ये आया तो मुद्दा लोक से आया हुआ है कि सभी व्यक्तियों को कैसी स्वतंत्रता होगी, समान स्वतंत्रता होगी। पहला नियम ये है, इस नियम को, इसको मान लेते हैं नियम एक। दूसरा नियम है वो है आपकी जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं उनका क्या होगा। विषमताओं को आप असमानता कह लो कि इनसे कैसे निपटेंगे अपन, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से निपटने के लिए। फिर ये कहता है इसके लिए हम दो नियम और बनाएंगे। एक होगा वो 2A होगा, ये होगा विभेद का सिद्धांत होगा। और एक दूसरा नियम होगा वो 2B होगा, और इसमें होगा अवसर की निष्पक्ष समानता या उचित समानता, निष्पक्ष समानता। ऐसे करके, और कुल मिला के तो नियम कितने हैं, 3 है, 1, 2 और 3। लेकिन हकीकत में नियम है कितने, ये 2 नियम है। दूसरा नियम कितने पार्ट्स में बंटा हुआ है, वो 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन नियमों से न्याय की कैसे स्थापना होती है। न्याय का तात्पर्य है, क्या लगाए हम न्याय का तात्पर्य, न्याय का तात्पर्य एक ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की चीजें प्राप्त हो,
जो उनके आत्म विकास के लिए, उनके सुख के लिए, उनके भौतिक सुख, आत्मिक सुख, शैक्षणिक सुख, समस्त प्रकार के सुखों के लिए आवश्यक हो। अगर किसी एक समाज में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सारी चीजें मिल जाए तो उसको हम कौन सा समाज बोलेंगे? न्यायी समाज। क्या पैसे देना सुख है क्या? चीन के लोगों को अरबपति कर दो लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। एक वो कहां गायब हो गया, अली बाबा वाला कहां है आजकल? अली बाबा ना, वो जैकमा गायब हो गया। इतना पीटा उसको कि वो गायब है। अब वापिस आएगा। तो पैसे से भी सुख नहीं मिलता। तो हम कह रहे हैं कि अगर आ गया आपके समाजवाद या साम्यवाद आ गया, सब लोगों की आर्थिक और भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। जैसे कौन क्या किया कार्ल, तो उससे सुख मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। उसके लिए अधिकार भी चाहिए और भांति भांति की क्या चाहिए? स्वतंत्रताएं चाहिए। सब कुछ आ गई लेकिन गरिमा नहीं मिली। अब देखिए, स्टालिन का जो रूस था, यूएसएसआर था स्टालिन के टाइम, समस्त लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा था, अच्छा रोजगार था, फैक्ट्रियां चल रही थी, खेतों में अच्छे काम हो रहे थे। लेकिन गरिमा में भेदभाव आ गया। जो लोग नौकरशाह थे, जो लोग रूस की समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी गरिमा ज्यादा थी और आम आदमी की गरिमा कम थी। वो न्यायी समाज नहीं था। अमेरिका में भी न्यायी समाज नहीं है क्योंकि यहां कुछ गोरे हैं और कुछ काले हैं, वो भी भेदभाव करते। तो अब है ना, हम समस्त प्रकार की चीजें बांटेंगे जिनको हम कौन सी वस्तु में कह रहे हैं? सामाजिक प्राथमिक वस्तु। अगर ये समस्त लोगों को मिल जाएगी और समान मात्रा में मिल जाएगी, सही मात्रा में मिल जाएगी, तो कैसे समाज की हो जाएगी? न्यायी समाज की। समान नहीं पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। सबसे पहले नियम है समान स्वतंत्रता का नियम। ये काय की स्थापना करता है? उदारवाद की। उदारवाद में समान स्वतंत्रताएं होती है। जब मैं आपको सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बता रहा था तो एक बार याद कर लो, वो चार थी: अधिकार और स्वतंत्रताएं, अवसर और शक्तियां, आय और संपदा और गरिमा। आप ये बताओ कि यहां क्या है? समान स्वतंत्रता। कौन सी वस्तु बांटनी है अपने को? अधिकार और स्वतंत्रताएं बांटनी है। तो सबको कैसी स्वतंत्रता मिलेगी? अब उदारवाद की विशेषता क्या होती है? इसमें कौन सी स्वतंत्रताएं पाई जाती है? गुड। उदारवाद में दो प्रकार की स्वतंत्रताएं पाई जाती है, मैं आपको बता दूं। आगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक होती है नागरिक स्वतंत्रताएं और दूसरी होती है राजनीतिक स्वतंत्रताएं। ये दो प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। नागरिक स्वतंत्रताएं कौन सी होती है? सबसे पहले इनकी मांग की गई थी। सबसे प्रमुख नागरिक स्वतंत्रता होती है जीने की स्वतंत्रता, और उसकी पहली मांग उठाई थी वो होब्स ने उठाई थी कि हर एक व्यक्ति को जीने का। तो नागरिक स्वतंत्रता के तहत कौन सी स्वतंत्रता मिली? जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, एक स्वतंत्रता। दूसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है नागरिक स्वतंत्रता में कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का और खुद को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आ गई तीसरी स्वतंत्रता। ज्यादा नहीं करेंगे माथा फोड़। तीसरी स्वतंत्रता होती है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने या नहीं मानने के लिए राज्य या कोई भी संस्था उस पर धर्म थोप नहीं सकती, उसकी अंतरात्मा को दबा नहीं सकती। तो तीसरी महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता कौन सी होती है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता। ये हो गई कौन सी स्वतंत्रताएं? नागरिक स्वतंत्रता। अब आ गई राजनीतिक स्वतंत्रताएं। बताओ ये कौन सी होती है? ये मैं नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, शासन के प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। वोट डालना, चुनाव लड़ना, शासन की आलोचना करना, शासन में भागीदारी करना। जब निर्णय हो रहे हो, कानून बन रहे हो, तो कानूनों के अंदर भागीदारी करना, सहभागिता करना। तो ये होती है राजनीतिक सहभागिता करना। तो ये स्वतंत्रताएं कौन सी स्वतंत्रताओं में है? ये आती है, ये सब लोगों को मिलनी चाहिए, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक सहभागिता के लिए, ये राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कह रहा है कि ये स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता है? सहभागिता की स्वतंत्रता है। तो बाई चांस पूछ ले
कि ये जो तीन नियम है या दो नियम है, उसमें सहभागिता की जो स्वतंत्रता है वो काय के तहत आती है? वो समान स्वतंत्रता में कौन सी में? राजनीतिक में आती है। समान स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक और कौन सी स्वतंत्रताएं मिलेगी? राजनीतिक स्वतंत्रताएं। अब और ध्यान रखें, वो कहता है कि ये स्वतंत्रताएं कैसी स्वतंत्रताएं हैं? बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। तो ये दो तीन शब्दावलियां ध्यान रखना, ज्यादा नहीं तो एक शब्दावली याद रखना कि जो बेसिक लिबर्टीज होती है, बुनियादी स्वतंत्रताएं होती है, वो कौन सी होती है? एक नंबर नियम में इनको बुनियाद बोलता है कि प्रत्येक न्यायी समाज की नींव में कौन सी स्वतंत्रताएं होगी? बुनियादी स्वतंत्रताओं में क्या आता है बताओ? नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं, जिनकी हमने अभी चर्चा की है। बुनियादी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक होती है एक न्यायपूर्ण समाज के लिए, प्रत्येक को मिलनी चाहिए। और ये कहते हैं इतनी बुनियादी होती है कि किसी भी और चीज के लिए इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब आपके रिप्लेस कैसे होती है? माओ ने और स्टालिन ने क्या कहा? रोटी चाहिए, एक वोट चाहिए। तो लोगों ने कहा रोटी चाहिए, तो उन्होंने क्या छोड़ दिया? वोट छोड़ दिया। तो ये कहते नहीं नहीं, वोट छोड़ना नहीं है रोटी के लिए, वोट तो कौन सी आवश्यकता है? बुनियादी आवश्यकता है। तो ये इतनी बुनियादी होती है, इतनी बेसिक होती है कि इनको, इतनी फंडामेंटल होती है कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी और चीज के लिए, इनको रिप्लेस है। आप रोटी के लिए, समाजवाद के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए, विभेद के लिए, आरक्षण के लिए, किसी भी चीज के लिए इनको छोड़ नहीं सकते। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक वस्तुएं कितनी होती है? चार होती है। चारों को आप एक दूसरे की जगह रख नहीं सकते। ये नहीं है कि पहले वाली दो दे दो और बाद वाली दो मत देना चाहिए, या ऐसे करो पहले वाली दो ज्यादा दे दो और बाद वाली दो कम दे दो। ऐसा भी नहीं होगा कि आप ऐसे करो तीन चीजें दे दो, स्वतंत्रता अधिकार दे दो, अवसर और पद दे दो, और आय और संपदा दे दो, लेकिन गरिमा मत दो। तो उससे भी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं होगी। तो चारों चीजें मिलनी चाहिए, सही मात्रा में मिलनी चाहिए। कोई भी एक दूसरी जगह पे स्थापित नहीं हो सकता, इनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर न्याय की स्थापना करनी है तो ये स्वतंत्रताएं आवश्यक होती है। तो कौन सा नियम बना? समान स्वतंत्रता का नियम। ये पहला नियम है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? बुनियादी स्वतंत्रता। और ये कहां पाई जाती है? उदारवाद। उदारवाद आ गया ना? ठीक। ये प्रत्येक व्यक्ति को ये मिलेगी, समान रूप से मिलेगी। अब आ गया विभेद का सिद्धांत। ये सबसे बड़ी विशेषता है जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स मूलतः उदारवादी है, मूलतः उदारवादी है, लेकिन उदारवाद की कौन सी धारा का समर्थन करता है? अब अभी हम चर्चा कर लेंगे। विभेद का सिद्धांत। विभेद का सिद्धांत ये कहता है कि आपने देखा होगा सामाजिक वस्तुओं का बंटवारा करना है। कौन एक चीज तो हमने बांट दी, बताओ कौन सी? अधिकार और स्वतंत्रता। सामाजिक वस्तुएं थी ना, चार वो थी, उनमें से एक बांटी। अभी कितनी बांटने के लिए पड़ी है? तीन बांटने की पड़ी है। विभेद का जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है आय व संपदा पर। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मुझे ये बताओ कि ये किस प्रकार का न्याय स्थापित करना चाह रहा है? सामाजिक न्याय, या जिसको बोलो आर्थिक न्याय बोल दो। इसको सिंपल शब्दों में हम इसको एक बार कौन सा न्याय बोलेंगे? आर्थिक न्याय बोलेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति की बेसिक नीड्स है ना, वो इसके तहत पूरी की जाएगी। उसको कम से कम इतनी भौतिक चीजें तो दी जाएगी कि उसकी सारी चीजें पूरी हो जाए। तो ये आर्थिक न्याय है। इस न्याय को हम ये कहते हैं कि ये है सामाजिक न्याय बोलते हैं इसको मूलतः। और इसको हम कौन सा न्याय बोलते हैं? तात्विक न्याय बोलते हैं। इससे होती है विभेद का सिद्धांत। इससे सामाजिक न्याय और तात्विक न्याय की स्थापना होती है। और एक शब्द अगर हम इसमें और जोड़ लें, कौन सा? गरिमा, तो और ही आनंद आ जाए। अब देखें कि ये क्या है सामाजिक न्याय। भारत के संदर्भ में जब हम सोशल जस्टिस की चर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम आरक्षण देते हैं। आरक्षण इस मुद्दे के लिए नहीं दिया गया है। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया है
कि जो लोग नौकरी लगेंगे उनकी जेब में फुल हो जाएगी, इसलिए नहीं दिया हुआ है। आरक्षण मूलतः किसके लिए दिया हुआ है? गरिमा के लिए दिया हुआ है, कि जब लोग पद पे आएंगे ना तो उनकी इज्जत क्या हो जाएगी? औरों के बराबर हो जाएगी। तो हम ये सोचते हैं कि SC, ST, OBC, EWS और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, सिर्फ EWS को छोड़ दो, वो अलग मुद्दा है, बाकी का जितने प्रकार का आरक्षण है वो सारा आरक्षण मूलतः है किसके लिए? गरिमा और इज्जत के लिए है। क्योंकि अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी तो मनरेगा जैसे हजारों प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भी डाला। ये था कि पद है ना वो गरिमा देता है, तो इसलिए ये गरिमा है। तो विभेद का सिद्धांत, आरक्षण है, ये कौन सा सिद्धांत है? विभेद का सिद्धांत है। अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, उसमें अश्वेतों को श्वेतों से ज्यादा सुविधाएं दी जाती है 1964 के बाद से, जब वहां कौन सा आंदोलन हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट्स हुआ था, उनको आरक्षण टाइप कुछ चीजें दी जाती है वहां अश्वेतों को। तो ये है सामाजिक न्याय, और किसका प्रतीक है? तात्विक न्याय का। इसके लिए जॉन रोल्स कहता है कि ये कौन सी समानता लेके आता है? लोकतांत्रिक समानता। इसी नियम को हम कहते हैं कि ये मैग्जिमिनी नियम है। मैग्जिमिनी नियम, ये सारे नियम एक साथ कर लेंगे। ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं एक बार, और कौन से सिद्धांत को अलग से करते हैं? विभेद के सिद्धांत को। अब इसको और क्या नाम दे? विभेद का सिद्धांत। इसके तहत क्या बांटी जाएगी? आय और संपदा मूलतः। कैसा न्याय है ये? आर्थिक न्याय। ये सामाजिक न्याय का विशिष्ट रूप है, ये तात्विक न्याय है। पहले मैं बता दूं तात्विक न्याय कौन सा होता है। तात्विक न्याय एक तो प्रक्रियात्मक न्याय, जो समान स्वतंत्रता का नियम था, वो कैसा न्याय स्थापित करता है कि सभी लोगों को वोट डालने की छूट है, कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे, सब लोगों को बोलने की छूट है, सब लोगों को धर्म को मानने की छूट है। इसमें ऐसा नहीं होता। तात्विक न्याय में कोई व्यक्ति है ना वो अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उसको योग्य बनाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। तो आप मूल अधिकार जो पढ़ते हैं वो कैसे हैं? आप ऐसे नहीं, चर्चा समझ में आ रही? तो न्याय का जो पहला नियम है ना, ये किसके तुल्य है? मूल अधिकार के तुल्य है। हमारे मूल अधिकार क्या करते हैं? नकारात्मक है। वो हमें कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे आगे बाधा खड़ी नहीं करें। एक तरीका तो ये है, जैसे हम कह दें कि तुम दौड़ो, तुम्हारे आगे कोई हाइडल नहीं होगी, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कह रहे थे मेरे टांग ही नहीं, दौड़ूं कैसे? तो उसको क्या देना? टांग देना। कौन सा न्याय होता है? तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है? वो तात्विक न्याय की है। वो हम कहते हैं वो तो सकारात्मक अधिकार है, उसमें राज्य को सहायता करनी पड़ती है। तो ये तात्विक न्याय, इसमें राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेगी। कुछ लोग जो अमीर है उन पर टैक्स लगाना पड़ेगा और दूसरों को पुनर्वितरण करना पड़ेगा, दूसरों को देना पड़ेगा। ले भाई, गरीब को देना पड़ेगा, तू रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की व्यवस्था कर। तो ये क्या लेके आएगा? लोकतांत्रिक समानता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नियम ये है। अब इसी से लागू होता है कौन सा सिद्धांत? जंजीर का सिद्धांत। अब विभेद है, अभी इसको जंजीर के सिद्धांत को करें उससे पहले मैं विभेद का सिद्धांत क्या है? विभेद का सिद्धांत ये है कि सबको चीजें ना समान मात्रा में देने से काम नहीं चलता। कई बार कुछ लोग इतने पिछड़े होते हैं कि उनको कई चीजें अतिरिक्त मात्रा में देनी पड़ती है। सबको कहो कि तुम्हें नौकरियों में छूट है तो दलित और महिलाएं कभी भी नौकरी नहीं लग पाएंगे, तो उनको क्या देना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। तो विभेद करना पड़ेगा। तो आरक्षण किसका प्रतीक है? विभेद का प्रतीक है। विभेद ये क्या कि समाज की भलाई के लिए कई बार क्या करने पड़ते हैं? विभेद भी करना पड़ता है। जीते जब बांटी जाती है तो कईयों को अधिक दी जाती है और कईयों को कम दी जाती है, क्योंकि कईयों के पास पहले से ही बहुत कुछ होता है। अब स्कॉलरशिप दी जा रही है तो स्कॉलरशिप देते हुए ध्यान रखा जाएगा कि जो पहले से ही अमीर है उनको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, बल्कि वो किसको दी जाएगी? गरीब को दी जाएगी। तो अमीर और गरीब में क्या किया जा रहा है? भेद किया जा रहा है, विभेद किया जा रहा है। तो ये विभेद का सिद्धांत होता है। लेकिन ये जॉन रोल्स कहता है कि विभेद का एक तरीका है कि विभेद तभी किया जाएगा जब हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ हो। एक सूत्र है विभेद का, एक सूत्र है
हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। आप विभेद भी कर रहे हैं और हीनतम स्थिति वाले को कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, तो फिर विभेद करने की जरूरत है नहीं। फिर ऐसे में तो चीजों का समान बंटवारा ही करो। तो असमान बंटवारा कब करना है? जब किसको लाभ हो? हीनतम स्थिति वाले को। ठीक है, एक व्यक्ति था, वो 100 रुपए कमा रहा था, एक व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा था। इस व्यक्ति के साथ क्या किया गया? इसके ऊपर 50 रुपए का टैक्स लगाया गया और इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। और ये टैक्स लगा कर किस व्यक्ति को दिया गया? इसको दिया गया। अगर आपने ये टैक्स लगाया और इसको 50 रुपए दिए, इसको फायदा हुआ, तो ये विभेद करो कि एक के टैक्स लगाओ और एक के टैक्स मत लगाओ। अगर आपने टैक्स लगाया और दूसरे तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर विभेद करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से विवाद खड़ा नहीं करेंगे। एक सामान्य उदाहरण से बताता हूं और अंतर्मन से स्वीकार करना उसको, क्योंकि कई बार जातीय विवाद खड़े हो जाते हैं। राजस्थान में एसटी को आरक्षण है। एसटी को जो आरक्षण है उसमें संख्या बल देखो आप, भील और मीणा संख्या बल में क्या है? बराबर है, लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं उनमें। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एसटी के कल्याण के लिए जो आरक्षण दिया गया उसका फायदा किसको हो रहा है? मीणा, जो पहले ही क्या है, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक कौम है जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है। छोड़ देते हैं, मैं मेरी जाति पे आ जाता हूं। ओबीसी का जो आरक्षण है उसका मैक्सिमम हिस्सा किसके पास आ जाता है? जाटों के पास आ जाता है, जबकि वो पहले ही क्या है, जमीनी रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। तो विभेद कर भी रहे हैं, लेकिन हीनतम स्थिति वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा। एसटी के आरक्षण का फायदा भीलों को और लुहारों को नहीं हो रहा, और ओबीसी आरक्षण का फायदा कुम्हारों को और गडोलियों को या और जो और जातियां हैं, रंगरेज है, उनको नहीं हो रहा है। वही लोग फायदा उठा रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा समर्थ है। तो आप भेद भी कर रहे हो और उसके बावजूद किसको फायदा नहीं हो रहा है? तो ऐसे विभेद करने की भी जरूरत है। तो भेद तभी करो जब हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। ठीक है, अब आ गया कि हीनतम स्थिति वाले को हम क्यों करें, हम इसके लिए काम क्यों करें। तब ये कहता है कि पूरा समाज कैसा होता है? एक जंजीर की तरह होता है, और कोई भी जंजीर उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी एक कमजोर कड़ी होती। तो इसलिए इस हीनतम स्थिति वाले को अगर हम लाभ देंगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो पूरा समाज क्या होगा? मजबूत होगा। तो ये है जंजीर का सिद्धांत। अब विभेद के सिद्धांत से क्या क्या निकला? विभेद के सिद्धांत से निकला सामाजिक न्याय, विभेद के सिद्धांत से निकला तात्विक न्याय, इससे निकली लोकतांत्रिक समानता, इससे ये सूत्र निकला हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ, इससे निकला जंजीर का सिद्धांत। इससे एक सिद्धांत और लिखा जिसको मैगजीमिनी नियम बोलते हैं। इसकी ओर चर्चा कर लेते हैं, ये मैगजीमिनी नियम क्या है। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। अधिकतम और निम्नतम, यही तो बोलते हैं आप, मैक्सिमम और मिनिमम। इसको बोल दिया मैक्सिमिनी। ये कहता है कि हीनतम स्थिति वाले को, जो निम्नतम स्थिति वाले, उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जाए। अब जो लोग सामाजिक समझौता कर रहे हैं, जो लोग विवेकशील वार्ताकार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, आपस में समझौता करके न्याय के कितने नियम बना रहे? 2 नियम बना रहे। वो क्यों राजी होंगे कि हीनतम स्थिति वाले को ना ज्यादा मिले ताकि वो भी हमारे बराबर आ जाए? क्योंकि उनको ये भी तो लगता है कि हम भी कौन सी स्थिति में हो सकते हैं? हीनतम स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के आगे क्या है? अगर उनको पता है ना कि हम तो पहले ही अगड़े हैं, तो वो कभी भी हीनतम स्थिति वाले को कुछ भी, उनको ये नहीं पता कि हम अगड़े हैं, पिछड़े। इसलिए एक व्यक्ति क्या सोचता है, बाई चांस मैं पिछड़ा रह गया तो। इसलिए हीनतम स्थिति वाले को वो क्या देने की कोशिश करते हैं? अधिकतम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हो सकता है मैं भी किस स्थिति में हूं, क्योंकि उनके आगे अज्ञान का पर्दा है, वो भी हीनतम स्थिति में आ सकते हैं। तो ये एक मैगजीमिनी नियम है। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत देखा जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है,
वो कौन सा सिद्धांत है? विभेद का सिद्धांत है। अब देखिए, जो ये विभेद का सिद्धांत है ये कहां चलता है, कौन सी व्यवस्था में चलता है? उदारवाद में चलता है, समाजवाद में चलता है? आप बताओ। ये समाजवाद में चलता है। तो इसमें उदारवाद भी है और इसमें समाजवाद भी। दो नियम हो गए। तीसरा नियम है अवसर की निष्पक्ष समानता। अवसर की निष्पक्ष समानता का तात्पर्य संकट वहां से आते हैं जहां अवसर की समानता तो मिलती है लेकिन वो कैसी नहीं होती? निष्पक्ष नहीं होती। आज बहुत सारे ना ओबीसी वाले वो आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाए ना तो उनके साथ जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अवसर की समानता दे रहे हैं लेकिन उसमें क्या नहीं है? निष्पक्षता नहीं है। अच्छा, अब अमेरिका में कलेक्टर का पद है, उसके ऊपर भर्ती हो रही थी। श्वेतों से कहा गया बेटा तू दौड़, एग्जाम होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी दौड़। श्वेत को बोला गया तू भी दौड़। दोनों लोगों को अवसर क्या मिले? समान मिले कलेक्टर बनने के। जैसे इंटरव्यू में पहुंचा, तेरे रंग देखियो गायों पहली गए, भाग जा, गायब हो जाए यहां से। अब उसके अवसरों के मामले में क्या नहीं रहा गया? निष्पक्ष नहीं रहा गया। पद खोल तो दिए गए सबके लिए। जैसे मैंने कहा था, वो उदाहरण दिया था एक एसटी का कि इसके जूलॉजी बॉटनी के 5 पद आए और एक व्यक्ति पहुंचा और उसको भी क्या बोला गया कि तू भी अयोग्य है। जेआरएफ था और उसको अयोग्य कहा गया और 5 पद जनरल से भर दिए गए। तो इसका तात्पर्य अवसर तो मिला लेकिन भर्ती प्रोसेस निष्पक्ष नहीं थी। तो अवसर की समानता है ना, ये बड़ी जरूरी होती है। दिक्कत कहां आती है? आप में से कोई खिलाड़ी रहा है क्या? खिलाड़ी जो कभी नेशनल खेलने गया हो, नेशनल इंटरनेशनल कहीं नहीं गए, तो आप देखा होगा कि जब ना ये टीम भर्ती होती है तो ये हमारी पीटीआई कई बार क्या गड़बड़ कर देते हैं। आपने बड़े लेवल पे सुना होगा कि अपने लोगों को खेलने के लिए कहां भेज दिया? फॉरेन। ये पीछे कुछ खिलाड़ी शोर मचा रहे थे कुश्ती के खिलाड़ी की, कितना भेदभाव होता है हमारे साथ। तो देखिए, अवसर क्या मिलने चाहिए सब लोगों को? निष्पक्ष। भारत में जो अवसर तो मिलते हैं लेकिन वो क्या नहीं है? किस आधार पे भेदभाव किया जाता है बताओ? सबसे बड़ा भेदभाव होता है जाति के आधार पे, फिर होता है धर्म के आधार पे, फिर होता है लिंग के आधार पे, फिर होता है भाषा के आधार पे। ठीक है, इन 4 आधारों पे अपने यहां जरूर होता है भेदभाव। तो अवसर तो मिलते हैं लेकिन वो निष्पक्ष है। तो अवसर की निष्पक्ष समानता बड़ी जरूरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के लिंग, राष्ट्र, जाति, क्षेत्र क्या मिलने चाहिए? निष्पक्ष अवसर मिलने चाहिए। अब आपने देखा होगा ये क्या संकट है। जब मुंबई कर आंदोलन चलता है, जब धरतीपुत्र के आंदोलन चलते हैं, जब पंजाब में बिहारी लोगों को पीटा जाता है, जब तमिलनाडु में ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें बिहार भाइयों के साथ है ना वो अन्याय होता हुआ दिखाया जाता था, ये सब क्या है? वो लोग वहां अवसरों की खोज में गए थे, काम करने के लिए गए थे, पद प्राप्त करने गए थे, नौकरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, लेकिन उनके साथ कैसा व्यवहार नहीं हुआ? निष्पक्ष व्यवहार। धरतीपुत्र, ये एरिया तो हमारा है, हमारा पहले आधार हम तैयार करेंगे। तो आप मुंबई में जाते हो तो ये महाराष्ट्र, मराठे क्या करते हैं या महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, शिवसेना क्या करती है या मन से क्या करती है? बाहरी लोगों को पीटती है। किस आधार पे भेदभाव हो रहा है? क्षेत्र के आधार पे, तो कहीं जाति के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पे हो रहा है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भेदभाव नहीं होगा तो कैसा समाज बनेगा? न्यायपूर्ण समाज बनेगा। अब छोड़ते इसको, बताओ ये कौन सा सामाजिक वस्तु का वितरण हो रहा है? इतना बता दो। पद और अवसर है। गरिमा छोड़ो, पद और वो तो सबको मिलेगी। पद और अवसर बांटे जा रहे हैं। पद और अवसर है, सबको किस रूप में मिलने चाहिए? निष्पक्ष रूप में मिलने चाहिए। ठीक, अब बताओ ये सारी चीजें मिल जाए। अब मैं आपको सारी चीजें बांटता हूं, फिर आप देखना कि कैसे न्यायपूर्ण समाज बनता है। अब मैं लिख देता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। न्याय के 2 नियम हैं। एक है कैसी स्वतंत्रता? समान स्वतंत्रता। और दूसरी है सामाजिक व आर्थिक विषमताएं कैसे दूर होंगी। तो समान स्वतंत्रता देने से भी कई बार दूर नहीं होती, तो कैसे दूर करें? फिर 2 तरीके और हैं। एक तरीका कौन सा है?
विभेद है और दूसरा तरीका है अवसर की निष्पक्ष समानता है। ठीक, इसमें कौन सी सामाजिक वस्तुएं बंटेगी? अधिकार और स्वतंत्रता है। इसमें कौन सी बंटेगी? पद और अवसर। इसमें आय और संपदा। और गरिमा किसको मिलेगी? वो सबको मिलेगी, वो तो सबसे महत्वपूर्ण, वो तो सबको ही मिलेगी। कितनी चीजें बांट ली हमने? 3 चीजें। गरिमा के लिए कोई नियम बनाने की जरूरत है? वो तो सबको ही मिलेगी। तो ये 3 चीजें बंट गई। अब ये 3 चीजें अगर आप बताओ कि सब लोगों को नागरिक स्वतंत्रताएं हो, सब लोगों को आर्थिक स्वतंत्रताएं हो, सब लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं हो, सब लोगों को सामाजिक न्याय मिले और सब लोगों को सारे पद और अवसर पर्याप्त मात्रा में मिले, तो ऐसा कैसा समाज होगा? न्यायपूर्ण समाज। तो सारी चीजें सब लोगों को सही मात्रा में मिल रही है, तो इससे बाहर कुछ हो भी नहीं सकता। ये प्रक्रियात्मक न्याय है और ये तात्विक न्याय है, ये उदारवाद है और ये समाजवाद है। अब दोनों ही मिल गए, तो अब और ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस नियम को ध्यान से पढ़ लेना। इस नियम के कई और नाम हैं। इसका सूत्र बता दो, विभेद किस आधार पे किया जाएगा? न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होना चाहिए। बैठो विराज। अब इन्होंने ये पूछा कि जो तात्विक न्याय है और जो वितरणात्मक न्याय है, क्या वो एक हैं या वो अलग अलग है? तो देखिए, जो मूल मुद्दा है ना, वो देखिए बेसिक चीज है क्या? आपको क्या करना है? वितरण करना है संसाधनों का, सामाजिक वस्तुओं का वितरण करना है। तो ये वाला जो न्याय है बड़ा गहरा है, वितरणात्मक न्याय। इस वितरणात्मक न्याय के 2 तरीके हैं। एक है उदारवादी तरीका, जिसमें कौन सा न्याय आता है? दूसरा है समाजवादी तरीका, जिसमें कौन सा आता है? तो प्रक्रिया वितरणात्मक न्याय का एक बेटा तो तात्विक न्याय है, दूसरा प्रक्रियात्मक है। चीजों के वितरण करने के 2 तरीके हैं कि एक तो सबको समान मात्रा में बांट दी जाए, प्रक्रियात्मक न्याय। दूसरा है कि जो पिछड़े उनको थोड़ा अतिरिक्त दिया जाए, तो ये कैसा न्याय हो गया? तात्विक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय व्यापक होता है। कुल मिला के सारा झगड़ा है, चाहे वो उदारवादियों का हो, समाजवादियों का हो, रूढ़िवादियों का हो, मार्क्सवादियों का हो, नारीवादियों का हो, चीजों का क्या करना है? वितरण। अब ये वितरण किस हिसाब से किया जाए? मुद्दा तो यही है। दरअसल रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या कर रहा है? ये दरअसल वितरणात्मक न्याय है। ये वितरण करने के तरीके बता रहा है। वितरण करना किसका? आप बताओ, आप बताओ क्या है? सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करना है। तो न्याय के जितने भी सिद्धांत हैं उनके मूल में क्या होता है? वितरण होता है। प्लेटो को छोड़ के हम जब नोजिक को करेंगे, हम जब वाल्जर को करेंगे, हम जब कभी अमर्त्य सेन को करेंगे, या हम उससे पहले अरस्तु को कर चुके हैं, इन सब में संसाधनों का क्या करना है? वितरण करना है। वितरण के तरीके अलग अलग हैं। ये तरीका किसने बताया है? सबसे व्यापक तरीका किसने बताया? जॉन रोल्स ने बताया। इसने दोनों तरीके बता दी। वितरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक वितरण होता है योग्यता के आधार पे और एक वितरण होता है आवश्यकता के आधार पे। आप बार बार पढ़ते हैं। अब आप बताएं, योग्यता के आधार पे वितरण कौन करते हैं? गुड। जो ज्यादा योग्य होगा उसको ज्यादा मिलेगा, ये कौन कहते हैं? उदारवादी। और जो कहते हैं जिसकी ज्यादा आवश्यकता है उसको ज्यादा मिलेगा, ये कौन कहते हैं? समाजवादी। जॉन रोल्स में क्या मिल गए हैं? दोनों मिल गए। इसको बोलते हैं समतावाद। इसका सही नाम क्या है? समतावाद बोलते हैं इसको। तो ये तो नए उदारवाद और समाजवाद दोनों जहां समकालीन रूप में आके मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समतावाद बोलते हैं। ठीक। समतावाद को इनमें से कौन सा नियम है जो समतावाद का प्रकटीकरण करता है सबसे अच्छी तरह से? विभेद का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इसका। नहीं, वो तो कहता है कि न्याय है क्या कि आपकी अंतरात्मा में जो मुख्य गुण है ना उसको उभार के कहां लाओ? बाहर लाओ। अपना काम ईमानदारी से करो,
हर एक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करेगा तो समाज कैसा बन जाएगा। वो वितरण की चर्चा नहीं करता। वितरण तो कौन लेके आता है? अरस्तु लेके आता है पहली बार। अब हम एक और मुद्दा, अब क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन मैंने बताया ना, समान स्वतंत्र नियम, पहला नियम, या तो नियमों की सीरीज आ जाएगी। आर्थिक और सामाजिक विषयता में कौन से नियम आते हैं? जंजीर का सिद्धांत कहाँ है? समतावाद कहाँ दिखाई देता है? मैक्सिमिनी नियम कौन सा है? लोकतांत्रिक समानता का नियम कौन सा है? बुनियादी स्वतंत्रताएं कौन सी है? ऐसा पूछ लेंगे। अवसर की निष्पक्ष समानता क्या है? इसको विल्किमलिका क्या बोलता है? सहज बोध आधारित अवसर की समानता। किसने समानता का जो नियम है उसको सहज बोध आधारित समानता का नियम, वो अवसर की समानता का नियम बोलता है। ये सहज बोध से आता है, विल किमलिका। ऐसी शब्दावली 4-5 शब्द अलग लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। अब हमने ये नियम कर लिए। अब इतनी सारी चीजें जब समान मात्रा में सबको मिल जाएगी तो फिर कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करेंगे विश्वकोशीय नियम, ये विश्व कोश का सिद्धांत या शब्द कर्म बोल दो, विश्वकोशीय या शब्द कर्म। ये शब्द कर्म क्या है? या इसको लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं। ये शब्दावली है इसकी, शब्द कर्म या लेक्सिकल ऑर्डर। जॉन रोल्स कह रहा है कि आपको अगर ये नियम लागू करने हैं तो कैसे लागू होने चाहिए? शब्दों का क्रम कैसे होता है? पहले डिक्शनरी में ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इनका भी एक क्रम है, एक ऑर्डर है इनका। इसको लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं, शब्द कर्म को लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं। जो आपकी डिक्शनरी होती है कौन से ऑर्डर में लिखी होती है? लेक्सिकल ऑर्डर में लिखी होती है। हिंदी में तो पहले ए आ ई आएंगे और इंग्लिश में तो पहले ए से शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा नियम 1। ये पहली वरीयता है, 1 नंबर वरीयता है पहला नियम। 2 नंबर वरीयता है ये नियम, और 3 नंबर वरीयता है ये नियम। ये देखो वरीयताएं बिगड़ गई। सबसे पहले आएगा कौन सा बताओ? समान स्वतंत्रता का नियम। सिंपल तरीके शब्द है, सबको है ना समान रूप से स्वतंत्र दे दो कि तुम कुछ भी करो, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग करो और आगे बढ़ो। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ नहीं पाए तो फिर उनको क्या दो? अवसर की निष्पक्ष समानता दो। क्योंकि हो सकता है कि जब को समान स्वतंत्रता दी ना तो कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग क्या रह गए उस प्रतियोगिता में पीछे रह गए। पीछे रह गए तो कई लोगों को अवसर कम मिलने लगे, तो आप उनको क्या करो? अवसर बराबर दे दो। फिर भी कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तब आप क्या करो? तब विभेद करो, तब आप आरक्षण दो उनको, तब आप स्कॉलरशिप दो उनको। तो वो है अंत में कौन सा नियम आएगा? तो आप जब भी न्यायी समाज में न्याय के नियम लागू करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये नियम लागू करें, फिर ये नियम लागू करें और फिर ये। जब तक ये नियम पूरा नहीं हो जाता इस नियम पे आने की जरूरत नहीं है। फिर ये पूरा होगा, फिर कहाँ आएगा ये। तो हमें ऐसे क्रम में बढ़ना है। सबसे पहले इसको लागू करना है, फिर इसको लागू करना है, फिर इसको लागू करना है। तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? अगर आपको लेक्सिकल ऑर्डर में लगाना आ जाए तो 2AB याद मत रखो, बाकी तो याद रख ही सकते हो। बताओ लेक्सिकल ऑर्डर में लगाओ नियमों को, कैसे लगाओगे? समान स्वतंत्रता का नियम, न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ का विभेद का अवसर की समान स्वतंत्रता का नियम या निष्पक्ष स्वतंत्रता या अवसर की निष्पक्ष समानता का नियम, और तीसरा विभेद का नियम। बस ये 3 लेक्सिकल ऑर्डर हो गया। अब हम जो चर्चा करेंगे कि आपको विभेद का सिद्धांत लागू करना है। तो विभेद का सिद्धांत लागू करना है तो राज्य का स्वरूप कल्याणकारी करना पड़ेगा और राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। स्वेच्छातंत्रवादी है नोजिक जैसे लोगों की तरह राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कहते हैं हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी तो विभेद का सिद्धांत लागू होगा, तभी तो जो पिछड़े उनका कल्याण होगा। कल्याणकारी राज्य में किया क्या जाता है? 2 प्रकार के राज्य होते हैं, एक रात्रि प्रेरी और एक कल्याणकारी। रात्रि प्रेरी राज्य सिर्फ सुरक्षा करता है, बाकी मामलों में लोगों को खुला छोड़ देता है, हर चीज बाजार के हवाले कर देता है और योग्यता के हवाले कर देता है। जो योग्य होगा वो जिएगा, अयोग्य उसको जीने का हक नहीं है। इसको हम डार्विनवाद बोलते हैं, सर्वाइवल द फिटेस्ट।
जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो सर्वाइव है। राज्य किसी को सर्वाइवल करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। कल्याणकारी राज्य उल्टा होता है, वो लोगों का कल्याण करने के लिए, उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए उनकी क्या करता है, सहायता करता है। वो उनको स्कॉलरशिप देता है, उनको फ्री में पढ़ाता है, उनको मिड डे मील देता है, उनको मनरेगा के रूप में रोजगार देता है, उनको इंदिरा गांधी के नाम से घर बांटता है, ठीक है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें देता है उनको, ताकि लोग कहां जाए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, एक सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाए। उस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। अब हम देखें कौन सा सिद्धांत, विभेद का सिद्धांत। विभेद का सिद्धांत दरअसल कल्याणकारी राज्य को बनाता है, और इस कल्याणकारी राज्य को हम कहते हैं कि ये कौन सा लोकतंत्र होता है, सामाजिक लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, मैं बताऊं आपको। एक होता है उदार लोकतंत्र, ये दो शब्दावली है, इसको ध्यान रखना, एक पास साइड में लिख लो और फिर इनको याद कर लेना। एक होता है उदार लोकतंत्र, एक होता है सामाजिक लोकतंत्र। लिबरल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, कोई भेद नहीं है दोनों में, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। जो नकारात्मक उदारवादी है उनका लोकतंत्र कैसा है, उदार लोकतंत्र है। और इनका राज्य होता है वो कैसा होता है, रैतरी प्रेरित राज्य। जो सोशल डेमोक्रेसी है ये किसका है, सकारात्मक उदारवादी या कैसे उदारवादी, आधुनिक उदारवादी। और इनका जो राज्य होता है वो कैसा होता है, कल्याणकारी राज्य होता है। मुझे कौन ये बताएगा कि सोशल डेमोक्रेसी की सबसे पहले स्थापना किस देश में हुई थी, संसार के किस देश में सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी आई थी? इसका भाई है ये तो आप देख ही रहे हो। तो यूएसएसआर का तो नाम ही काट दो। वेरी गुड, ब्रिटेन में आई थी, ब्रेवरीज की रिपोर्ट आई, क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार आई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। तो सामाजिक लोकतंत्र सबसे पहले कहां आया था? फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि लोगों की हालत टाइट हो गई थी, इसलिए मजबूरी हो गई थी कि लोगों का कल्याण किया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, कि लोग बर्बाद हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए सामाजिक लोकतंत्र आया। तो ये लोस्की जैसे लोग हैं, और ये जो राष्ट्र इसका प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जैसे लोग हैं, टोनी जैसे लोग हैं, मैकाइवर जैसे लोग हैं, ये सब कौन सी डेमोक्रेसी के समर्थक हैं? सोशल डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब ये बताओ, विभेद का सिद्धांत है, ये कौन से लोकतंत्र को लागू करता है? सामाजिक लोग। इसका झुकाव राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ये और बताओ। लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट का तात्पर्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य, जहां राज्य हस्तक्षेप करता है लोगों का कल्याण करने के लिए। यहां बाजार के मामले में हस्तक्षेप होता है और यहां बाजार के मामले में हस्तक्षेप होता है। अब चूंकि आपको सामाजिक लोकतंत्र टाइप चीजें लानी है, आपको एक कल्याणकारी राज्य लाना है, तो आपको विभेद का सिद्धांत लागू करना है। तो जॉन रोड्स कहता है इसके लिए सरकार की कितनी शाखाएं होगी? 4 शाखाएं होगी। विभेद का सिद्धांत लागू करने के लिए सरकार की 4 शाखाएं होगी। एक होगी एलोकेशन ब्रांच, ये ब्रांच क्या करेगी? ये मुख्यतः एक काम तो ये करेगी कि ये बाजार में क्या बनाए रखेगी? प्रतियोगिता बनाए रखेगी। ये बड़ी जरूरी होती है बनाए रखना, एलोकेशन ब्रांच। प्रतियोगिता का तात्पर्य ये है कि प्रतियोगिता शुद्ध होनी चाहिए। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब पैसे का एक दोहरिया बन जाता है, कि पीसा को दोहरियो बन जाए तो सारा सारा और पीसा लाग जाए। इसका तात्पर्य जब पैसे का पहाड़ खड़ा हो जाता है तो और पैसा भी कहां आता है? पहाड़ के पास ही आता है। एक बार जिस व्यक्ति के पैसा पास आता है वो बिना योग्यता के भी हजारों रुपए और कमाने लगता है। फिर ये लोग मोनोपोली करते हैं। अब अपने देश में जो सारा है वो प्रतियोगिता था, लेकिन शुद्ध प्रतियोगिता नहीं है। इसमें एक व्यक्ति आगे बढ़ गया है और बाकी सारे बिजनेस उसके पास क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका में बहुत ही भयंकर काम हो रखा है। कुछ ही लोगों ने मैनिपुलेट करके और सारी चीजों को अपने कब्जे में कर रखा है। आप प्रतियोगिता करना चाहते हैं और आप विज्ञापन करना चाहते हैं, लेकिन गूगल आपको इतना लूटेगा कि आपके घर पे कुछ छोड़ेगा नहीं।
ये क्या करते हैं, लोग टैक्सी चलाते हैं, ये प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन इनको लूटता कौन है? वो जो बना रखे ना आप, ओला, उबर, ये प्रतियोगिता को भ्रष्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और सारी चीजों को किसके पक्ष में कर लेते हैं? खुद के पक्ष में। एलोकेशन ब्रांच क्या बनाए रखेगी? शुद्ध प्रतियोगिता बनाए रखेगी, दूसरे लोगों को लूटने, प्रतियोगिता को शुद्ध रखेगी। अब ये प्रतियोगिता को शुद्ध रखना क्या होता है, अपन चर्चा करते हैं कि आपके पास 100 करोड़ रुपए, मेरे पास भी 100 करोड़ रुपए है, और अपन दोनों एक निविदा भरने के लिए गए जिसमें हमें सड़क बनानी है। सरकार ने क्या किया, जो लोग निविदा खोलने वाला था वो मेरा रिश्तेदार था, तो उसने निविदा किसे खोल दी? मुझे खोल दी। तो बताओ प्रतियोगिता शुद्ध थी क्या? नहीं थी। उससे पहले हमारे सड़क बनाने का एक्सपीरियंस देखना जाना चाहिए कि पीछे किसने कितनी सड़कें बनाई है और किसकी सड़कों के हालात क्या है, वो तो होती है शुद्ध प्रतियोगिता। लेकिन जब आप जाति, पार्टी, धर्म, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता, भाई भतीजावाद करके प्रतियोगिता को भ्रष्ट कर देते हैं और कुछ लोग औरों से बिना मतलब के, बिना योग्यता के आगे बढ़ जाते हैं, तो समाज में अन्याय होता है। न्याय ये बाजार में बहुत ही होता है। इसको रोकने के लिए कौन सी ब्रांच होगी? एलोकेशन ब्रांच होगी। और दूसरा ये थोड़ा सा कौन सा काम देखेगी? सब्सिडी वगैरह और करों का काम देखेगी कि टैक्सेशन कम ज्यादा कैसे किया जाए, इसका काम देखेगी। दूसरी एक ब्रांच है स्टेबलाइजेशन ब्रांच, या कौन सी शाखा? स्थिरीकरण शाखा। कई बार ये ब्रांच पूछ के इनके काम पूछ लिए जाते हैं। ये है स्टेबलाइजेशन शाखा। ये सभी लोगों को क्या उपलब्ध करवाएगी? रोजगार देखेगी कि सभी लोगों को रोजगार मिल जाए किसी रूप में, चाहे छोटा मिल जाए बड़ा लग जाए, ताकि उनकी आय और संपदा की आवश्यकताएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। स्थिरीकरण शाखा। एक और शाखा है जिसका नाम है ट्रांसफर शाखा। ट्रांसफर शाखा क्या करती है कि एक अमीर है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाती है और उसका गरीबों में क्या कर देती है? वितरण कर देती है। ट्रांसफर शाखा। ऐसी एक शाखा डिस्ट्रीब्यूशन शाखा है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। ये कौन सा काम करती है? पुनर्वितरण का काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसका भूल गया, ये काम क्या करती है? क्योंकि देखो नाम अलोकेशन, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन, काम तो तीनों ही वितरण का ही कर रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रही है। ये प्रतियोगिता चेक कर रही है, सब्सिडियां बांट रही है। हाँ, ट्रांसफर शाखा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये बांटती है भत्ते, रोजगार भत्ता और रोजगार क्या, बेरोजगार भत्ता। ये बांटती है वृद्धावस्था पेंशन। ये बांटती है ये शिशुओं को, महिलाओं को, ये जो भी जितनी प्रकार की पेंशन भत्ते वगैरह मिलते हैं, ये सारी कौन सी शाखा बांटती है? ट्रांसफर शाखा। अब देखते हैं चारों शाखाएं कर क्या रही है। ये शाखा प्रतियोगिता बनाए रखी है और क्या बांट रही है? सब्सिडी। ये ना जो पहले से आगे बढ़े हुए लोग उनको सब्सिडी कम देती है और जो पिछड़े लोग उनको सब्सिडी ज्यादा देती है, और बड़े लोगों को, जो गरीब लोग उनको ठगने नहीं देती। ये लोगों को क्या उपलब्ध कराती है? रोजगार। ये ट्रांसफर कर रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, या भांति भांति की स्कॉलरशिप दे रही है, महिलाओं को साइकिलें बांट रही है, ये सारे काम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन शाखा क्या कर रही है? पुनर्वितरण कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये अमीरों के ऊपर जो कर लगा के टैक्स इकट्ठा कर रही है, उसको किसके कल्याण में खर्च कर रही है? गरीबों के कल्याण में खर्च कर रही है। उनके लिए फ्री में स्कूल बना रही है, उनके लिए फ्री में सड़कें बना रही है। ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन शाखा। तो ये विभेद के सिद्धांत को लागू करने के लिए जॉन रॉल्स कितने प्रकार की शाखाएं बताता है? सरकार को 4 प्रकार की शाखाएं लागू करनी पड़ेगी। अलोकेशन, स्थिरीकरण, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन की शाखा। अब रोल्स का न्याय सिद्धांत है, ये एक बार कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको दोबारा से लाते हैं कि इसमें क्या था और क्या नहीं था। अब कुल मिला के करना कुछ नहीं था, हमें न्याय के नियम बनाने थे। ये पूरा झगड़ा था किसके लिए? न्याय के नियमों के लिए। हमने इसके लिए मूल स्थिति की कल्पना की, तर्क किया। हमने इसके लिए अज्ञान के पर्दे का तर्क किया। हमने इसके लिए
विवेकशील वार्ताकारों का तर्क किया, बुनियादी संरचनाओं की चर्चा की। ये सारी चर्चाएं तर्क है ये सारे, ताकि न्यायी समाज की स्थापना की जा सके। मूल है सामाजिक समझौता करके न्याय के नियम बनाना। समान लोग स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। अब हम देखें कि इसके न्याय का जो सिद्धांत है इसके नाम क्या क्या है, फिर कुछ और मुद्दे समझ में आ जाएंगे। इसके न्याय के सिद्धांत का नाम है सामाजिक अनुबंध या सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता सिद्धांत। न्याय का कौन सा सिद्धांत? सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका है? जॉन रॉल्स का है। अब बताओ इसके न्याय के सिद्धांत का नाम सामाजिक समझौता क्यों है? क्योंकि ऊपर से कोई थोपता नहीं है, बल्कि सारे लोग मिलजुल कर क्या बनाते हैं, स्वेच्छा से समझौता करते हैं। तो आपने गुजर ने पूछा था कि ये परस्पर सहयोगी रूप से सहकारी चेष्टा क्या है, तो सारे मिलजुल कर कोऑपरेटिव वेंचर के द्वारा क्या करते हैं, न्याय के नियम बनाते हैं, आपस में सामाजिक समझौता करते हैं। लोग होते कैसे हैं? ये स्वतंत्र और समान लोग होते हैं। न्याय का कौन सा सिद्धांत? वितरणात्मक सिद्धांत, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो वितरणात्मक सिद्धांत। अच्छा, इसको हम न्याय का फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत भी कहते हैं। हो गया? क्योंकि ये बड़ी जोरदार बात कहता है कि आप एक काम करो, आप प्रक्रिया सही कर दो, प्रोसेस सही कर दो। प्रोसेस क्या है बताओ? अभी थोड़ी देर में और देख लेंगे। प्रोसेस है मूल स्थिति और अज्ञान का पर्दा, विवेकशील वार्ताकार। सब लोग भाग ले रहे हैं, समान रूप से भाग ले रहे हैं। फिर बनेंगे नियम, सही बनने चाहिए, सही तरीके से सब लोगों की भागीदारी से बनने चाहिए। नियम सही बन गए तो रिजल्ट अपने आप ही सही आ जाए। ये है फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत न्याय का। इसको हम बोलते हैं, ये बाद में समझाऊंगा मैं, परस्पर व्यापी सहमति। ये बहुत ही पूछते हैं, ये शब्दावली है इसकी, इसको भी चर्चा कर ही लेते हैं। ओवरलैपिंग कंसेंस, परस्पर व्यापी सहमति, ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। इसको शब्द को याद रखना, लास्ट में फिर दोहरा लेंगे। परस्पर व्यापी होती है ओवरलैपिंग करती हुई, एक दूसरे के ऊपर से आती हुई क्या स्थापित करनी है, सहमति। देखिए हम कोई बैठे नहीं है कि जब न्याय के नियम बनाएंगे तो सारे एक मत हो जाएंगे। उससे पहले सभी लोगों के विचार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सब लोगों के विचार, सब लोगों की नैतिकता के बारे में बातें, न्याय के बारे में उनकी अवधारणाएं, उनकी भावनाएं अलग अलग होती है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, आपस में क्या बना लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। तो विवेकशील वार्ताकार वो होता है जो अपनी बात कहता भी है और दूसरों की बात सुनता भी है। उसके विचार भले ही अलग हो, लेकिन समाज के व्यापक हित में वो क्या कर देता है, औरों की बातें भी कुछ मात्रा में स्वीकार कर लेता है। तो सबके विचार अलग, लेकिन वो इतने विवेकशील है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए आपस में क्या करते हैं, सहमति करते हैं। तो ये है परस्पर व्यापी सहमति। और ये जब सहमति बन जाती है, और एक बार अगर अच्छी सहमति बन गई, तो आगामी पीढ़ियों तक भी वो सहमतियां क्या रहती है, लागू रहती है। क्योंकि जब तक न्याय बना रहेगा वो सहमति लागू रहेगी। तो विरोधी विचार, विरोधी नैतिकताएं, विरोधी अवधारणाएं हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, फिर भी वो आपस में क्या स्थापित कर लेते हैं, विवेकशील वार्ताकार सहमति पूर्वक कितने नियम बना लेते हैं, 2 नियम। आप बताओ सबके विचार एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो तो विवेकशील और तो कैसे होगा, उसके बावजूद वो आपस में सहमति बनाते हैं। तो इसको हम कौन सी बोलते हैं, परस्पर व्यापी सहमति बोलते हैं। अब हम इसको 2 नाम और देंगे। एक हम देंगे कि इसका न्याय है वो कैसा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है, और एक इसका न्याय है वो क्या है, क्षति पूर्ति का सिद्धांत है। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय
और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। और एक नाम आपने पहले देख लिया था, मैगजी मिनी। एक हमने देखा था, चाहे वो इसका एक पार्ट था, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि विभेद का नियम। तो ये सारे किसके नाम हैं? जॉन रॉल्स के। ये तो मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं समझा चुका हूं। ये है न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, जिसमें सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटी जाती है। मैंने आपको सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं रटा दी। ये है फल निरपेक्षया, जिसकी अभी और समझ में आ जाएगा। परस्परव्यापी सहमति का सिद्धांत बोलते हैं इसको। इसको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोलते हैं। इसको क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मैगजीमिनी प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? विभेद का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है। क्षतिपूर्ति को कई बार अपन ये कहते हैं कि रिवर्स में जाना, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। आरक्षण क्या है? क्षतिपूर्ति है। जिन लोगों की गरिमाओं को पहले क्षति पहुंचाएगी हजारों साल तक, आरक्षण उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। तो इसको हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? तो बताओ, ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, ये न्याय के कौन से नियम के साथ तुलना या साम्यता रखता है? वेरी गुड। ये सिद्धांत विभेद के सिद्धांत के साथ समानता रखता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इसमें क्या किया जाता है? ये कहता है कि न्याय कोई वितरण की समस्या नहीं है, बल्कि मूल समस्या किसकी है? क्षतिपूर्ति की। जिन लोगों की पूर्व में कुछ दशकों शताब्दियों तक क्षति की गई, उनकी क्या की जाएगी? पूर्ति। भारत में आरक्षण चलता है क्षतिपूर्ति के लिए, और अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई चलती है अश्वेतों के लिए। तो अश्वेतों को जो नुकसान पूर्व की शताब्दियों में पहुंचाया था श्वेतों में, उसकी क्या की जा रही है? क्षतिपूर्ति। तभी न्याय आएगा। तो ये, इसको हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? क्षतिपूर्ति का। और वो किससे रिलेटेड है? विभेद। इसी विभेद से निकला कौन सा? मैगजीमिनी। हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम दोगे ना, तभी काम चलेगा, क्योंकि आप भी किस स्थिति में हो सकते हो? हीनतम स्थिति में हो सकते हो। अब हम देखेंगे कि इसका न्याय सिद्धांत कैसा है। शुद्ध प्रक्रियात्मक है। इसको समझते हैं कि रोल्स का न्याय सिद्धांत शुद्ध प्रक्रियात्मक है या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। अब आप के मन में एक द्वंद्व पैदा होगा कि थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इसका न्याय तात्विक भी है और इसका न्याय प्रक्रियात्मक भी है, और अब आप कह रहे हैं कि इसका न्याय तो प्रक्रियात्मक तो छोड़ो, कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक। तो ये तो कंट्रोवर्सी हो गई। थोड़ी देर पहले कह रहे थे उदारवाद भी है और समाजवाद भी है। इसमें न्याय के नागरिक और राजनीतिक स्वरूपों के अलावा आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। तो अब वो कह रहे हैं कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है, तो हम खुद रोल्स की भाषा में बात करते हैं। रोल्स कहता है कि न्याय तीन प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है पूर्ण प्रक्रियात्मक, एक हो सकता है अपूर्ण प्रक्रियात्मक, और एक हो सकता है शुद्ध प्रक्रियात्मक। देखो, प्रक्रिया को आपको प्रोसीजर मानना पड़ेगा, ठीक है? प्रोसीजर इसकी इंग्लिश है। अब प्रक्रिया कहते ही और कईयों के मस्तिष्क में एक अवधारणा का निर्माण हो गया है, कईयों के निर्माण में अभी निर्माण नहीं हुआ है कि प्रक्रियात्मक न्याय कौन सा होता है। प्रक्रियात्मक न्याय का तात्पर्य है कि आपको जब भी कोई भी चीज का वितरण किया जाएगा ना, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? बिल्कुल सही होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती करेगी, उसकी प्रक्रिया सही है क्या? नहीं है। सही प्रक्रिया का तात्पर्य सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सही मौके, रिजल्ट क्या निकले हमें फर्क है नहीं, प्रोसेस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक छोटे मजेदार से दो तीन उदाहरण होते हैं। ये है दौड़ने के लिए बनी हुई लाइन, और आपको पहुंचना कहां है? यहां पहुंचना है।
यहां एक व्यक्ति खड़ा है जो बलिष्ठ है, लंबा चौड़ा है, अच्छे उसने जूते पहन रखे, उसेन बोल्ट खड़ा है। दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसने घोड़ी ले रखी है, ठीक है, और उसके एक टांग है नहीं है। तीसरा जो खड़ा है उसके दोनों ही टांगे नहीं है। और यहां पहुंचेंगे तो आपको यहां पद मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। समान मौके हैं सबके लिए, प्रक्रिया सबके लिए समान है। यहां से दौड़ेंगे और यहां पहुंचेंगे। पद कितना है? एक है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान प्रोसेस है। इसको हम कौन सा न्याय बोलते हैं? प्रोसीजर न्याय बोलते हैं। जो पहले आएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। अब आ गया, इसमें कौन जीतेगा बताओ? हर बार ये पद कौन प्राप्त करेगा? उसेन बोल्ट प्रकार, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। दूसरा होता है तात्विक न्याय। इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण क्या होता है? परिणाम अच्छे आने चाहिए, भले ही प्रक्रिया के साथ हम क्या करें? छेड़खानी करें। तो उसेन बोल्ट के पांव में जकड़ लिया जाएगा कि बेटा तू रुक जा, और इसको सहायता दी जाएगी। इन दोनों को ट्राई साइकिल दी जाएगी, तुम तेज गति से दौड़ो और यहां पहुंच जाओ। ये स्कॉलरशिप के रूप में हो सकती है, ये आरक्षण के रूप में हो सकती है, ये सब्सिडी के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। इस न्याय को हम कौन सा न्याय बोलते हैं? इसमें परिणाम अच्छे आते हैं। हर बार उसेन बोल्ट नहीं जीतेगा, बल्कि पिछड़े लोग हैं वो भी जीतेंगे। तो इसको हम कौन सा न्याय बोलते हैं? इसमें तो कुछ करना नहीं होता। इसमें एक रेफरी आएगा, राज्य रूपी रेफरी, वो फट से कर दौड़ो और कोई नहीं रोकेगा, जाओ। जोर आया क्या? झंडी दिखानी थी। इसमें आपके लिए ट्राई साइकिल का निर्माण करना पड़ेगा, आपके लिए कृत्रिम पैर का निर्माण राज्य को करना पड़ेगा, राज्य को खर्चा करना पड़ता है इसके अंदर। तो वो कौन सा न्याय होता है? तात्विक न्याय होता है। अपने देश में प्रक्रियात्मक न्याय, तात्विक न्याय, दोनों यह है। 50% पदों के ऊपर तो क्या लागू होता है? प्रक्रियात्मक न्याय, और बाकी 50 के ऊपर तात्विक न्याय। आरक्षण तात्विक न्याय है, और जो जनरल के पद हैं वो किसके लिए? सबके लिए खुले हैं। तो वो कौन सा न्याय है? वो प्रक्रियात्मक न्याय है। तो अपने देश में दोनों प्रकार के न्याय चलते हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आप बताओ क्या होना चाहिए? दोनों होने चाहिए। झगड़ा इसी को लेके है कि न्याय प्रक्रियात्मक होना चाहिए, न्याय तात्विक होना चाहिए। अब आ गया पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। इसके जो समर्थक हैं वो हैं उपयोगितावादी। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय जो काय पे बल देते हैं? प्रक्रिया पे बल देते हैं। दूसरे होते हैं अपूर्ण प्रक्रियात्मक। ये होते हैं साम्यवादी या समाजवादी। ये कहते हैं प्रक्रिया के मारो गोली, हमें तो अच्छे क्या चाहिए? परिणाम अच्छे प्राप्त करने के लिए हम प्रोसेस में कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। बंदर बार बार अगर चढ़ेगा ऊपर और कछुआ नहीं चढ़ पा रहा है, तो बंदर की हम टांगे पकड़ लेंगे और कछुए को उठा के हाथ से कहां पहुंचा देंगे? ऊपर। क्योंकि परिणाम अच्छे आने चाहिए, हमें प्रक्रिया से मतलब नहीं है। तो एक होता है पूर्ण प्रक्रियात्मक, ये कौन सा हो गया? अपूर्ण, जो प्रक्रिया पे ध्यान नहीं दे रहा बल्कि काय पे ध्यान दे रहा। मैं फिर माफी चाहूंगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूं। एक होता है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, मैं गड़बड़ कर रहा हूं। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय जॉन रोल्स कह रहा है, इसमें दोनों चीजें होती है। इसमें प्रक्रिया भी होता है और इसमें परिणाम भी होता है। अब आपको समझ आएगा, मैं गलत पढ़ा रहा था। प्रक्रिया और परिणाम दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन सा होता है? पूर्ण प्रक्रियात्मक। ये जो आपके उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावादी मूलतः कैसे विचारक है? समाजवादी, उदारवादी है? उदारवादी है। तो ये काय पे बल देंगे? लेकिन ये कहता है प्रक्रिया पे एक ध्यान रखना कि थोड़ा सा रिजल्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अधिकतम व्यक्तियों का ये परिणाम आना चाहिए। प्रोसेस ऐसी अपनाओ कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो। तो वो दोनों का ध्यान रखते हैं, प्रक्रिया का भी और परिणाम का भी। साम्यवादी कहते हैं कि हमें तो लोगों की स्थिति सुधारनी है, चाहे किसी को मारना पड़े और चाहे किसी को जिंदा
रखना पड़े। हम तो कईयों को तो मार ही देंगे हम, और कईयों को जिंदा रखेंगे, उनको सबको बराबर दे देंगे। तो वो प्रक्रिया पे ध्यान देते, सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं? परिणाम पे। तीसरे होते हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक, ये सिर्फ काय पे ध्यान देते हैं? प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, परिणाम पे ध्यान नहीं देते। तो जॉन रॉल्स कहता है कि मेरा ये वाला तो है नहीं पूर्ण प्रक्रियात्मक, क्योंकि इसमें प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, इसमें परिणाम है। मैं तो सिद्ध काय पे ध्यान दूंगा? प्रक्रिया पे ध्यान दूंगा। न्याय के नियम आप सही बना दो, उसके बाद इनको सही तरीके से लागू कर दो, परिणाम अपने आप ही क्या आएंगे? अच्छे आएंगे। अगर आपको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को समझना है तो कुछ नहीं करना। यह कहता है कि इसका एक सिंपल सा नियम है, जो व्यक्ति केक बांट रहा है उसको इतना बोल दो कि तेरे को केक कब मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा। तो बताओ वो बंटवारा कैसे करेगा? वो समान बंटवारा करेगा, क्योंकि बाई चांस बांटते बांटते लास्ट में नंबर आए तो उसके पास कुछ बचे ही, तो वो पहले ही क्या करेगा? कैसे मात्रा में बांट लेगा? बराबर मात्रा में बांट लेगा। तो बस इतना पता होना चाहिए कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ये आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। तो जो केक बांट रहा है उसको सबसे लास्ट में दोगे ना, तो वो बंटवारा कैसे करेगा? बराबर करेगा। शुरू में बांट लेगा, ये 100 है क्या, 99 तुम और 1 मैं हूं, तो ऐसे करते हैं, बराबर बांट लेते हैं। वरना हो सकता है कि जब बांटते बांटते 100वें नंबर पे उसकी खुद की बारी आई तो कुछ बचे ही नहीं। तो इसको हम प्रोसेस क्या रखा गया है? बांटने का शुद्ध रखा गया, इसको हम बोलते हैं शुद्ध प्रक्रिया। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, परिणाम पे ध्यान देने की जरूरत है। आपने तो प्रोसेस देखी थी, प्रोसेस क्या रखा बताओ कि जो केक बांटेगा वो हिस्सा कब लेगा? सबसे लास्ट में लेगा। आपके आगे अज्ञान का पर्दा डाल दिया गया है। अज्ञान के पर्दे की वजह से प्रक्रिया क्या हो जाती है? बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। कोई भी अमीर, कोई भी अगड़ी जाति वाला, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी अति बुद्धिमान व्यक्ति नियमों को अपने पक्ष में नहीं झुका सकता। तो फिर वो प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुद्ध। प्रक्रिया शुद्ध होते, रिजल्ट अपने आप ही क्या आ जाते हैं? शुद्ध आ जाते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए हम कहते हैं कि इसका न्याय सिद्धांत फल निरपेक्ष है या परिणाम निरपेक्ष है। ये प्रक्रिया और परिणाम दोनों पे ध्यान देता है, ये सिर्फ है और ये प्रोसेस ध्यान, इसीलिए इसको फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष कहते हैं। ये परिणाम पे ध्यान है, फल पे ध्यान नहीं देता। प्रोसेस सही है तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय बोलते हैं। अब हम चर्चा करें कि ऐसे ही एक व्यक्ति नोजिक है और ऐसा ही एक व्यक्ति हेयक है। नोजिक और हेयक भी अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक कहते हैं, लेकिन वो रात्रि प्रेरित राज्य बनाते हैं, और ये अपने तर्क से कैसा राज्य बना रहा है? कल्याणकारी राज्य बना रहा है। आगे और चर्चा करेंगे। जैसे हम नोजिक करेंगे तो इसकी फिर चर्चा चल पड़ेगी, कौन सी? शुद्ध प्रक्रियात्मक। अब आ गया कि नोजिक का जो न्याय सिद्धांत है वो पूर्ण परफेक्ट प्रोसीजरल है, पूर्ण प्रक्रियात्मक है। इम्परफेक्ट प्रोसीजरल है, अपूर्ण प्रक्रियात्मक है, या प्योर प्रोसीजरल है। इसमें पूर्णतः किस पे ध्यान दिया गया है? प्रोसेस पे ध्यान दिया गया, परिणाम पे ध्यान है। अच्छी प्रक्रिया अपनाओगे तो परिणाम अपने आप ही अच्छे हैं। और प्रोसेस क्या अपनानी है? न्याय के नियमों का निर्धारण सही तरीके से कर दो, समान और स्वतंत्र लोगों से न्याय के नियम बना दो और उनके आगे अज्ञान का पर्दा डाल दो, अपने आप ही अच्छे नियम बनेंगे। अच्छे नियम बनते ही रिजल्ट भी क्या आएंगे? अपने आप ही अच्छे आएंगे। तो ये है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो न्याय का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। किसका? वापिस आएंगे तो इसकी शब्दावली को और दोहराएंगे एक बार, शुरू से लेकर एंड तक। और साथ में हम चर्चा करेंगे कि इसकी 2 पुस्तकें और बच गई अभी। एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा है द लॉ ऑफ पीपल। इनकी और चर्चा करेंगे, कुछ और पुस्तकों की चर्चा करते मुद्दे को समेटे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्ण प्रक्रिया और तात्विक न्याय कोई फर्क नहीं है। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक है अपूर्ण प्रक्रिया और एक कैसा न्याय है? तात्विक न्याय। तो ये भी तात्विक न्याय है, इसमें भी तात्विक न्याय बाद में आएगा। ये तो पूर्णतः ही तात्विक न्याय है, क्योंकि ये सिर्फ काय पे ध्यान दे रहा है? परिणामों पे ध्यान दे रहा है। ये तो तात्विक न्याय है ही।
ये है समाजवादियों का, साम्यवादियों का। इसमें आप रिजल्ट अच्छे लाने के लिए नियमों के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। सबके लिए बराबर व्यवहार नहीं होता इसमें, बल्कि इसमें क्या होता है, पूर्णतया विभेद होता है। ये एक ही रूप है। अब इसमें तात्विक न्याय है या नहीं है, तो इसके 3 नियमों में से एक नियम किसकी स्थापना करता है? तात्विक। कौन सा? विभेद का नियम। ये तो एक ही नियम है और ये पूर्णतः तात्विक है। इसके 3 नियमों में से एक नियम तात्विक है। शुद्ध तो ये कहता है यहां शुद्धता का तात्पर्य क्या है? यहां शुद्धता का तात्पर्य है कि आपने जो न्याय के नियम बनाए हैं उनकी प्रक्रिया बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, निष्पक्ष कह लो आप, किसी के साथ कोई भेदभाव। बताओ इसकी प्रक्रिया शुद्ध और निष्पक्ष क्यों है? कितना बता दो। हाँ, क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। कोई भी व्यक्ति न्याय के नियमों को अपने पक्ष में नहीं झुका सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो श्वेत है या अश्वेत है। अगर श्वेत अश्वेत लोग जानेंगे तो गड़बड़ क्या होगी बताओ? न्याय के निष्पक्ष नियम नहीं बनेंगे। फिर श्वेत लोग न्याय के नियमों को किसके पक्ष में झुका लेंगे? खुद के पक्ष में। फिर वो कहेंगे हमें स्वतंत्र अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए, हमें विभेद पसंद नहीं है, और पद और अवसर पहले हमारे लिए, तुम्हारे लिए बाद में। फिर श्वेत लोग अश्वेत को कहेंगे हमारी गरिमा ज्यादा और तुम्हारी कम है। अगर ऐसे नियम बना रहे हो तो हम राजी हैं, वरना सामाजिक समझौता हुष्ट, कोई समझौता नहीं होगा। ये है रूल्स नहीं है। अच्छा, अब ये देखो कंट्रोवर्सियां हैं। ये खुद क्या कह रहा है, हमें वो मानना होगा, हमें अपनी बातें रोल्स पे थोपनी नहीं है। हमें भी पता है रोल्स में कंट्रोवर्सियां हैं। उसका न्याय सिद्धांत वो कह रहा है कि मैं परिणाम पे ध्यान नहीं दे रहा, और साथ में कह रहा है कि विभेद का सिद्धांत बनाते हुए ध्यान रखना हीनतम स्थिति वाले को लाभ है। तो हीनतम स्थिति वाले को लाभ हो रहा है, विभेद का सिद्धांत बनाने तो उसका नियम तो पहले ही बना दे, तो परिणाम पहले देख रहा है वो हीनतम स्थिति वाले को। उसके बावजूद वो कह रहा है कि मेरा तो क्या है, हमें उसकी शब्दों को समझना, हमें उस पर कुछ थोपना नहीं है। ये हमारे मौलिक विचार हो सकते हैं जो अपनी पुस्तक लिखते हो इसकी आलोचना कर रहे हो, बाकी ये खुद नहीं कह रहा इस बातों।